Hello my little friends, how are you? Fine. This is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. Today we are going to study one of the most important poems of your book, Now the Leaves Are Falling Fast. The poem has been written by W.H. Auden, a well-known poet. He has earned a name and fame in English literature, and he is very famous for his beautiful compositions which have been written in very simple and lucid form. मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जब इस पोएम को पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे ध्यान से, तो आपके इस कविता से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी समरी हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन। ये आपका पहला लेक्चर है इस पोएम का। अगले लेक्चर में इसकी समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें होगी। तो चैनल से अपडेटेड रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अपने कमेंट से मुझे अवगत कराइए कि आपकी क्या परेशानियां हैं, और अगर कोई परेशानी नहीं है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक्सप्रेस करें। तो चलिए, without wasting our time, let's start our video. Today's poem is about a bitter truth of our life. And the bitter truth is that we value something, we value someone only if he, she or it, whether it is a human being or anything, is valuable. After losing its value, it doesn't matter much for us. It loses its importance as well. The poet is very depressed, dejected and distressed. Due to all these things, he thinks that one day he will lose his importance, nobody will value him. And after thinking all these things, he becomes sad. He becomes sorry. इस दुनिया में हम किसी भी चीज का वैल्यू तभी देते हैं जब वो मूल्यवान होता है। जब उसका मूल्य खत्म हो जाता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो हम उसका वैल्यू नहीं देते। वो हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है, मूल्य विहीन हो जाता है। वैसे ही अगर कोई मानव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, तब तक हम उसको बहुत महत्व देते हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो वो हमारे लिए बोझ हो जाता है। 100 में 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग सपाट रूप से वैल्यू नहीं देते, कुछ लोग वैल्यू देते हैं लेकिन उतना नहीं जितना पहले दिया करते थे। उनके हिसाब से उनके बुजुर्गों के द्वारा कही गई बातें वैल्यूलेस है, उन बुजुर्गों के तर्क बेकार है और ये मूल्य विहीन हो जाता है। The poem has two parallel sense. One which you read line by line and try to understand, and the other which goes through the back of our mind. कविता के दो समानांतर अर्थ चलते हैं। एक तो जो आप कविता में पढ़ रहे हो
कि किसी पेड़ की पत्तियां उखड़ गई, उजड़ गई, पर्ण विहीन हो गई वह पेड़। एक ऐसा मौसम है पतझड़ का जिसमें सारे पत्ते उजड़ जाते हैं, लीफलेस हो जाते हैं, पूरी प्रकृति वीरान सुनसान विधवा की मांग की तरह सूनी हो जाती है। इस कविता का वो अर्थ है, लेकिन कविता की जो भाव है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग एंड सेंस। Not once, not twice, but many more times I have told you that the imagination of a poet goes beyond the horizon. मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार आपसे ये बात कही है कि कवि की कल्पना क्षितिज से बाहर चली जाती। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां तक सूरज की प्रकाश नहीं पहुंच पाती, वहां तक किसकी कल्पना चली जाती? कवि की। तो जो इसके शाब्दिक अर्थ है वो तो अलग है। उसका मतलब यही होता है कि एक पेड़ है या एक मौसम है, पतझड़ का मौसम है, जिसमें सारे पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं, छोटे छोटे घिनौने जीव उगाते हैं, जो बचे कुचे शाखाएं उनको चट करने के लिए, खाने के लिए। प्रकृति वीरान सुनसान हो जाती है, बेरौनक हो जाती है। लेकिन इस पतझड़ का एक अलग अर्थ है, और यह अर्थ है किसका? हमारे बुढ़ापे का। हमारा बुढ़ापा किसको सिंबलाइज करता है? पतझड़ को। तो कविता में, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि हमें दो अर्थों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। मुझे पूरा भरोसा है बहुत मजा आएगा आपको, कविता में बहुत आनंद लोगे। और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल एंड पाइवोटल सेक्शन ऑफ योर स्टडी, सो डू नॉट मिस इवन अ सिंगल लाइन। ट्राई टू बी अटेंटिव, try to be very serious and sincere when I teach you this poem. So let's start the poem. The poet says, now the leaves are falling fast, nurse's flowers will not last, nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. Now the leaves are falling fast. अब पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही हैं। फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। Nurses flowers will not last. Nurses flowers. वैसे आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा, उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, फूल लगे होते हैं। वैसे छोटे छोटे फूलदार पौधों को हम नर्सेस फ्लावर्स कहते हैं। कभी कहते हैं जिन छाया तले ये पौधे जिंदा थे। किसकी छाया तले? जैसे बरगद का पेड़ है, उसकी छाया तले। लेकिन जब पर्ण विहीन हो जाएगा बरगद, तो सूर्य की उष्मा को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगी। किसको? किसमें? इन छोटे छोटे पौधों को। और ये भी खत्म हो जाएंगे। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स कहते हैं चार पहिए वाली गाड़ी। जो बच्चों को देखा होगा आपने, आपके आंगन में बच्चे उस पहिए वाली गाड़ी को पकड़ करके धीरे धीरे, जो चलना सीख रहे हैं बच्चे, वो चलाते हैं। अब हम लोग इसके भाव को समझे कि क्या कवि कह रहे। कवि कह रहे क्या? कि मेरे जीवन के क्षण को किससे तुलना किया है? लीव्स से। वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मेरे जीवन की चार चक्के वाली गाड़ी कब्र की ओर सरकते जा रही है। यानी अब दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माई एंड, जब मेरे अंत की शुरुआत है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। मेरे कानों में, विस्परिंग नेबर्स मतलब यमदूत होते, यमराज के दूत। मेरे कानों में यमदूतों की आवाज सुनाई आने लगी है। वो फुसफुसाने लगे हैं, बुदबुदाने लगे हैं। आपने किसी मरते हुए बुजुर्ग आदमी को देखा होगा, अनुभव किया होगा। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग बड़ी बड़बड़ाते हैं।
कई बातें बोलते हैं, देखो कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो गांव देहात में लोग अक्सर कहते हैं कि इनका अंत आ गया है, इन्हें यम बुला रहे हैं, और शायद उनको वो ही देख पा रहे हैं जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे। कभी यहां वही बात कह रहे हैं कि मेरे कानों में किसकी आवाज सुनाई देने लगी, यमदूत की। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। मेरे जो सक्रिय हाथ थे, जिन हाथों ने इमारत खड़ा की, जिन हाथों ने अपने बच्चों के भविष्य को संवारा, सजाया, बनाया, एक दिन वो सारे हाथ क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे अपने घुटनों पर। उन्हें उठाना मुश्किल हो जाएगा, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं बुजुर्गियत की स्थिति में मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाऊंगा, बल्कि उनके लिए बोझ बन जाऊंगा। Dead in hundreds at the back, follow Uden in our track. मुझे वहां दफना दिया जाएगा जहां सैकड़ों लोग पहले से दफन हैं। कॉफिन आपने देखा होगा, आपने देखा होगा शहीदों को एक ताबूत में भर करके लाया जाता है, जो शहीद हो जाते हैं मोर्चे पर, बॉर्डर पर, उसको कॉफिन कहते हैं। ईसाइयों को वैसे ही कॉफिन में बंद करके दफनाया जाता है। कभी कह रहे हैं कि मुझे वहां दफन कर दिया जाएगा जहां सैकड़ों लोग पहले से दफन है। आर्म्स रेज्ड स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। वैसे लोग कराहेंगे, वैसे लोग रोएंगे जिन्होंने जीते जी मुझे कभी सुख नहीं दिया। आपने देखा है सास बहू में बहुत झगड़ा होता है, बहुत जगह झगड़ा ऐसा कि बहू का बस चले तो सास का गर्दन दबा दे, और जब वो सास टपक जाती है तो बहू ऐसे दहाड़े मार करके रोती है जैसे अगर इसको रोका नहीं गया तो ये भी दुनिया से चली जाएगी। फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ये जो झूठा दिखावा है किसका, प्यार का। मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे कब्र में दफन कर दिया जाएगा, और वैसे लोग जिन्होंने कभी मुझे खुशियां नहीं दी, सुख नहीं दिया, वैसे लोग भी दहाड़े मार मार करके अपने प्यार का इजहार करेंगे जैसे वो मुझसे कितना प्यार करते थे। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food. Starve, भूखा, वो छोटे छोटे घिनौने जीव। यहां छोटे छोटे घिनौने जीव किसको कहा है कवि ने छोटे छोटे घिनौने जीव समाज के वैसे लोगों को कहा है जो परजीवी होते हैं, जो दूसरों की लाश को नोचते हैं, दूसरों की गरीबी लाचारी का गलत फायदा उठाते हैं, पॉकेट में पैसा भर करके निकलते हैं ताकि किसी के यहां अगर मौत हुई हो, किसी का दादा मर गया हो, किसी का बाप मर गया हो, किसी का बच्चा ही क्यों ना मर गया हो, उसे सूद पर पैसा दिया जा सके, और ऐसे आदमी को बाद में इस ढंग से सूद का सूद जोड़ा जाए ताकि उस बेचारे की जो जमा पूंजी है सब मेरे हवाले हो जाए। ये लोग गिद्ध हैं जो पहले आपके मांस को नोचते हैं, फिर आपकी बोटियां नोच लेते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत सारे पाए जाएंगे जो आपकी लाचारी, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी का फायदा उठाते हैं। इन्हीं लोगों को कवि ने ट्रॉल्स कहा, घिनौने लोग, घिनौने जीव। ट्रॉल्स मतलब होता है बहुत छोटे छोटे घृणित जीव, काल्पनिक है। तो कवि कहते हैं इन पर्णविहीन पेड़ों पर भी ये जो ट्रॉल्स हैं वो घूमेंगे और इन लकड़ियों को भी खाने के, यानी जो बचा कुचा है उसको भी खा जाएंगे। एंड द नाइट एंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। नाइट एंगल मतलब आप जानते हो बुलबुल होता है। बुलबुल भी गूंगी हो गई है। बुलबुल प्रसिद्ध है,
बुलबुल जाना जाता है अपने प्यारी सुंदर आवाज के लिए, लेकिन अगर वो गूंगी हो जाए तो इसका क्या तात्पर्य। कवि ने कहा है कि नाइटिंगेल से तुलना समाज के वैसे प्रतिष्ठित लोगों से किया है जिनकी वजह से समाज सुंदर होता है, यानी सभ्य लोग। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे सभ्य लोग भी इन अत्याचारियों के नंगे नाच को देख करके भी चुप हो जाते हैं। किसी लाचार, किसी कमजोर व्यक्ति का जमीन हड़प लिया किसी आतंकी ने, किसी पैसे वाले ने, सामंती सोच के व्यक्ति ने, और जो लोग अपने आप को टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर या गांव में बड़े प्रतिष्ठित कहलाते हैं, वो बोल नहीं पाते। कभी यानी ये पूरी कविता ही एक निराशावाद को लेकर के है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे पूछने वाले वो लोग आएंगे जिन्होंने कभी मेरा उनके लिए होना कोई मतलब नहीं रखता था, वो रोएंगे। समाज में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो गए गुजरों को भी लूटते रहते हैं, लेकिन जो सभ्य कहलाते हैं वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, द एंजल मतलब होता है देवदूत, और देवदूत भी इसकी संरक्षण के लिए नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall would bless travelers in their last distress. कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड आगे, लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि इस प्रकृति के बीच में ही जो बाकी बनावटी चीजें हैं वो उतनी सुहानी नहीं होती, उतनी प्रिय नहीं होती, उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जीवन के अंतिम क्षणों में जितनी प्रकृति होती है। वो ज्यादा सुहानी होती है, ज्यादा सुंदर होती है। कभी वही कहते हैं, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. वाटरफॉल मतलब झरना होता है। उन पहाड़ों से जो बर्फ से आच्छादित है, वहां से गिरने वाले झरने ही सुकून देते हैं, आराम देते हैं, चैन देते हैं उस ट्रैवलर को। ट्रैवलर मतलब यात्री, यात्री यानी कौन, जो जीवन पथ पर यात्रा कर रहा है, जिनकी जीवन पथ की मंजिल अब आने ही वाली, यानी कि वैसे लोग जिनका अंत होने वाला है। मृत्यु के समय प्रकृति ही हमें सबसे ज्यादा सुकून देती है। बाकी जिसको हमने अपना कहा था वो तब तक ही अपने थे जब तक मैं उनके लायक, जब मैं बुजुर्ग हो गया तो मैं उसके लिए बोझ बन गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं रही ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग झूठा दिखावा कर रहे हैं, मेरी मौत पर रो रहे हैं। यानी पूरी कविता निराशा के आवरण में लिखी हुई है, और इस कविता को समझने के लिए हमें दोनों अर्थों को समानांतर रूप से समझना होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए, सीखिए, जानिए, और जो आपकी रिएक्शन होती है वो हमको बताइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।